जी का एनसीपी पार्टी सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, फिर एक मिनट मणिकम टेगोर, आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते। यहाँ मणिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे। और मैं बुलाओ मणिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री नहीं, ठीक है, मैं सदन में कहता हूँ वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए प्लीज बैठ जाइए। अब व्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री नित्यानंद राय। मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, श्री एसपी सिंह बघेल। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7, श्री बंडी संजय कुमार। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री पवित्रा मार्गेटा जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्रीमती के कनिमोजी। आप सदन के पटल नहीं। श्री राव राजेंद्र सिंह जी। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। आइटम नंबर 10, आप रखना चाहते हैं? अच्छा, रख दें, राव साहब रख दें। और बढ़ते आगे, उज्जैन में महामंडलेश्वर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए। दरअसल ज्ञानदास महाराज पर रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए हैं। महिला ने पुलिस में मामले की शिकायत की है और ज्ञानदास महाराज ने आरोपों को निराधार बताया। महाराज ने खुद को हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का शिकार बताया और दोनों पक्षों के दावों की पुलिस अब जांच कर रही है। दरअसल ऑडियो, वीडियो और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आई है। जो आरोप है, जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, वो महिला पिछले 1 वर्ष से ब्लैकमेल कर रही है और मैंने महाकाल थाने में इसका आवेदन दिया था। तो मेरा आवेदन जैसे ही गया तो उस आवेदन को जैसे पता चला उसको, तो बचने के लिए उसने भी एक आवेदन दे दिया मेरे खिलाफ रेप का, जो कि बिल्कुल निराधार है। लगातार मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। पूरा जो मामला हनी ट्रैप का है और इसकी महाकाल थाने। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, महाराज जी तो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं, पीड़िता क्या कह रही है?
जी देखिए, जिस तरीके से महाराज जी के खिलाफ जो महिला ने आवेदन दिया है, लेकिन इससे पहले ज्ञानदास जी महाराज थाने में आवेदन दे चुके थे और महिला पर जो आरोप लगाए थे उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से ये महिला है, पहले मेरे यहाँ आश्रम में सेवा करने के लिए आई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें धीरे धीरे ब्लैकमेल करना चालू करा, जिसमें महाराज जी ने एक ऑडियो भी दिया है। इस ऑडियो में महिला के द्वारा 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है, साथ ही जमीन, आश्रम की जमीन भी मांगी जा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने कई दस्तावेज जो हैं पुलिस को दिए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में महिला का भी ये कहना है कि उनके द्वारा जो है जो पैसे दिए गए थे उसमें कुछ पैसे उनको मैंने वापस कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब पूरा मामला देखना होगा, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन इसमें क्या सत्यता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ने ही जो है पुलिस को आवेदन दिए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आवेदन में क्या लिखा है? महिला के द्वारा जो है रेप करने और मामले की शिकायत की गई है कि उनके साथ जो है शारीरिक शोषण किया गया है और इसी को लेकर जो है उन्होंने शिकायत करी है। लेकिन इधर महाराज जी का कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से महिला ने जो आरोप लगाए वो निराधार है और इसको लेकर मैं प्रशासन को मैं पहले से जो है जांच के लिए दे चुका हूं आवेदन और जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर मूंग खरीदी और खाद की समस्या को लेकर किसानों के भोपाल कूच से जुड़ी हुई, जहां कूच के ऐलान के बाद राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल अब्दुल्लागंज से भोपाल आने वाले रास्ते पर 2 से 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग्स की गई हैं। भोपाल अब्दुल्लागंज रोड पर कई जगह पुलिस बल तैनात है। गाड़ियों की जांच के बाद ही राजधानी में उनकी एंट्री हो रही है। अलग अलग जिलों से किसानों के भोपाल पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, क्या भोपाल तक पहुंच पाएंगे प्रदर्शनकारी किसान? हेलो हेलो। हाँ शिवकांत, क्या भोपाल तक पहुंच पाएंगे प्रदर्शनकारी किसान? अभी क्या आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? क्या है स्थिति वहां पर? आशीष बिल्कुल भोपाल पहुंचने की ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं और अभी आप हुजूम देखेंगे, हजारों की संख्या में किसान हैं, अब्दुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं और धीरे धीरे उनका मार्च आगे बढ़ रहा है। लगातार बीच बीच में उनके नारे भी लग रहे हैं, सरकार से जो उनकी मांग है उसको लेकर। हम अभी किसानों के बीच में ही हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं, आखिरकार क्या डिमांड है और क्या वो भोपाल पहुंच पाएंगे। इतनी पुलिस प्रशासन उनके साथ लगा है उसके बावजूद। सर, मार्च आपका चल रहा है, आप अब्दुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं, भोपाल पहुंच पाएंगे और क्या कुछ आपकी डिमांड? डिमांड तो वही है सर, MSP पे मूंग खरीदी हो 100% और ई टोकन वगैरह ये बंद करनी चाहिए। लेकिन मोहन सरकार इतनी चालाक सही है कि किसानों को हर जगह रोक रही है। हमको नस्तुल्लागंज से आने में 4 घंटे लगे हैं, हर जगह जंगल में हर रोड पे बैरिकेड लगा दिए। नहीं, सरकार को, प्रशासन को लग रहा है कि अराजकता फैल सकती है, आप हंगामा कर सकते हैं इस वजह से। नहीं तो आप हमारी डिमांड मान लो, हम क्या करें, हम घर चले जाएंगे। आप हमको लिखित में दे दो, आपका मूंग खरीदेंगे 6 कुंटल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कल कहा हमसे सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने कि सरकार किसानों के साथ है और वो किसानों की हर बात को मानती है, उनकी हर एक चिंता है, जो जितनी मूंग खरीदी जाना चाहिए उस हिसाब से मूंग खरीदी भी जा रही। मेरी बात सुनिए, हम 6 से 7 कुंटल पर एकड़ पैदा करके बैठे, आप 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हो, तो कहाँ से पूरी मूंग खरीदी हो गई? हम बहुत हाथ जोड़ के विनती करके, हम किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं चाहते, हम वार्ता चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। 2 मांगे हैं, 100% मूंग की तुलाई और ई टोकन प्रणाली बंद। हम इन 2 विषयों पे बात करना चाहते हैं। मोहन यादव जी हमसे चर्चा करें, हम शांतिपूर्वक, हमारा डेलीगेट हम तैयार है, आप हमें वार्ता के लिए बुलाइए, हम आने को तैयार है। हम यही रुक जाएंगे पूरे किसान, हमारे डेलीगेशन को आप मिलने बुला लो, वो चला जाएगा, हम रुक जाएंगे। लेकिन आप अगर बात नहीं करोगे। The earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time,
It is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is long. Okay. 2010. Okay. If that satisfies, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010 B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009 West Bengal Joint Entrance Exam. So therefore, it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation. उसी पर आ रहे हैं। I am following a chronology. Unfortunately, the chronology starts from the earlier times. और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
और इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था, उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख. आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके तहत द सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन मेड नॉट लेस देन 5 to 10 years एंड फाइन अप टू 50 lakh. द सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10, इसमें था कि सर्विस प्रोवाइडर. नाउ हु इज सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. There was fine up to 1 crore in the 24 Act. उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह सबसेक्शन 3 of section 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी spared. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1
crore, it has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise, it is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस, we will have special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल जैसे, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even where the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट and appeal within 30 days. That too, if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, they will also not go unattended or scot free. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी. इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं who belong to the world of academics, world of technology, and who are known to have expertise and experience in these domains. Mr. Nandan Nilekani, co-founder Infosys, Mr. S. Somnath, ISRO chief, Tapan Dekka, ex-DIB, मिस्टर वी कामाकोटी, डायरेक्टर IIT मद्रास चेन्नई, और इसी तरह से हमारे
2 और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है? Yes, sir. I have given an amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country would like to make so many suggestions, experts would like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment. Okay. श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं।